हेलो ऑल। तो आज हमारा ये लास्ट थ्योरी लेक्चर है फॉर रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले मैं जो सीपीएस के क्वेश्चन हैं हमारे उनसे स्टार्ट करूंगा। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हैं उसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा सवाल है, वो मैं लेटर ऑन लाइव लेक्चर में सॉल्व कर सकता हूँ उसको, जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी रे ऑप्टिक्स की। तो पहला क्वेश्चन, a hypermetric person whose near point is at 100 centimeter wants to read a book at 25 centimeter. Find the nature and power of the lens needed. तो मतलब उसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर पे है, लेकिन उसको नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे लाना है, तो उसके लिए उसको कैसा लेंस यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, लेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। पहले बिना लेंस के क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर लेंस यूज करने के बाद जो फॉर्मूला लगेगा। तो बिना लेंस के उसका जो नियर पॉइंट है वो 100 पे है, तब उसकी इमेज रेटिना और इसके बीच की दूरी, आई लेंस के बीच की दूरी स्मॉल डी मान रहे हैं हम, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ आई। नाउ आप आई के सामने एक लेंस रख देंगे जिसकी फोकल लेंथ एफएल है, तो फिर कंबाइंड फोकल लेंथ जो हो जाएगी आई और उस लेंस की, वो 1/f इक्विवेलेंट विल बी 1/fe प्लस 1/fl। तब आपका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे पहुंच जाना चाहिए। तो नया लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/fe प्लस 1/fl। इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो 1/25 माइनस 1/100 विल बी इक्वल टू 1/fe से 1/fe कट जाएगा, 1/d से 1/d कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/fl। तो यहां से ये निकल के आया 100 एलसीएम हुआ 4 - 1, तो एफएल की वैल्यू आ रही है 100/3 सेंटीमीटर में हो जाएगी 1/3, पॉजिटिव आ रही है, तो पावर हो जाती है 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो फोकल लेंथ पावर हो जाएगी +3 डायोप्टर। तो दिस विल बी द पावर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच यू शुड यूज। कि अगर हमारा जो नियर पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर पे है, लेकिन हम नियर पॉइंट को 25 सेंटीमीटर लाना चाहते हैं, तो आपको +3 डायोप्टर का लेंस यूज करना चाहिए अपनी आंखों में। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर्स, prescribe a lens for his spectacles so that he can see clearly up to 12 मीटर। तो 3 मीटर तक मतलब उसका नियर पॉइंट फार पॉइंट 3 मीटर पे है, लेकिन फार पॉइंट हमें 12 मीटर पहुंचाना है। तो बिना लेंस के 1/v माइनस 1/u, u की जगह -3 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ऑफ आर आई। जब लेंस आप लगा रहे हैं फिर आई के सामने, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/v माइनस 1/u माइनस 12 इज 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये अगर सबट्रैक्ट करेंगे यहां से, तो 1/fe से 1/fe कटेगा, 1/d से 1/d कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/12 इज माइनस 1/fl। तो fl की वैल्यू निकल के आ रही है यहां से, अगर देखेंगे ध्यान से, तो 4 मीटर, तो पावर हो जाएगी -1/4, मतलब -0.25 डायोप्टर। तो इतनी पावर का आप लेंस यूज करेंगे तो आपका नियर पॉइंट फार पॉइंट 3 मीटर से बढ़ के 12 मीटर पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, व्हाट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी यूज्ड। तो अब यहां पर हमें मेंशन नहीं है कि 375 का मैग्निफिकेशन जो हमें चाहिए वो किस केस में चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट या मोस्ट स्ट्रेस स्टेट। तो जब ऐसा मेंशन नहीं होता सवाल में, तो नॉर्मल एजम्पशन होता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब मोस्ट रिलैक्स स्टेट होगा। तो मैग्निफिकेशन विल बी -l/fo इंटू d/fe, और ये अप्रॉक्स फॉर्मूला, मतलब y/x की जगह l/fo लिख सकते हैं हम, y की जगह लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप और x की जगह fo लिख सकते हैं। तो 375 मैग्नीट्यूड इक्वेट करेंगे, माइनस साइन तो बस ये बताता है उल्टी फॉर्म होगी इमेज। तो 375 इज 15 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और d को 25 सेंटीमीटर अपॉन fe। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो fe करीब करीब निकल के आ रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब आईपीस की फोकल लेंथ आपको करीब करीब 2 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, तब आपको 375x का मैग्निफिकेशन मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ में कर नहीं रहा हूं अभी, फोर्थ बाद में लाइव सेशन में करूंगा, अच्छा सवाल है काफी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 7 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट
नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में टेलीस्कोप में बात हुई है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसका मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और ट्यूब लेंथ होती है एफ ओ प्लस एफ ई, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्निफिकेशन का 7, तो 7 इज एफ ओ अपॉन एफ ई एंड एफ ओ प्लस एफ ई विल बी इक्वल टू 40, तो एफ ओ विल बी इक्वल टू 7 एफ ई, तो यहां से आ जाएगा 8 एफ ई इज इक्वल टू 40, तो एफ ई की वैल्यू आ रही है 5, तो एफ ओ की वैल्यू हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए आपको, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह करने आने चाहिए, तो ये न्यूमेरिकल्स इस तरीके से देखने आने चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, कम आते हैं इस पर न्यूमेरिकल, लेकिन कभी आए तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा के हो जाते हैं। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फॉर्मूले याद रखने हैं ऑब्वियसली, और कंसेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। और हाँ, इसमें एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है इस चैप्टर की, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के चैप्टर बुक में ही आपको मिल जाएगा वहां पर, तो इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़िए बेटा। ये थियोरेटिकल चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसकी एनसीईआरटी पढ़िए जरूर, उसमें कोई भी डाउट होता है तो पूछिए। नेक्स्ट, तो एनसीईआरटी में ही कुछ और चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं पहले। कुछ जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, तो जो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो है रेनबो का। तो रेनबो का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेनबो हमें कैसे दिखता है। तो जरा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि रेनबो कैसे नजर आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी खोल सकते हैं इसके लिए, एनसीईआरटी की बुक 2, 12th की बुक 2, उसमें पेज नंबर 333, पेज नंबर 333 बुक 2 में, एनसीईआरटी बुक 2 में पेज नंबर 333 में ये रेनबो, 333 334 में ये रेनबो का कंसेप्ट दिया हुआ है। देखेंगे ज़रा, काफ़ी अच्छे से डायग्राम भी बनाया हुआ उसमें, वही डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फिर से। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो हर किसी ने देखा होगा मोस्ट ऑफली रेनबो। तो रेनबो फॉर्म होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है बारिश। बारिश हुई होनी चाहिए, भले ही आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं होनी चाहिए बारिश। मतलब एटमॉस्फेयर में बारिश होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं काफ़ी टाइम तक, तो एटमॉस्फेयर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स होना ज़रूरी है। बिना उन वाटर ड्रॉपलेट्स के आपको रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है कि ये एटमॉस्फेयर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली बड़ा करके दिखा रहा हूँ, और ये ज़मीन में आप कहीं पर यहाँ कहीं खड़े हैं, और सन जो होना चाहिए, सन जहां बारिश हुई है उसके उल्टी तरफ होना चाहिए। मतलब आप अगर यहां खड़े हैं, आप इस तरफ को रेनबो दिख रहा है आपको, तो सन आपके सर के पीछे होना चाहिए। जिस तरफ आपको रेनबो दिखेगा सन आपके पीछे होना चाहिए। तो मतलब यहां से रेज आ रही होंगी सन की, यहां से ये सन की रेज आ रही होंगी इस तरीके से, और यहां से रेज आके ये वाटर ड्रॉप्स पे फॉल हो रही होंगी। अब वाटर ड्रॉप्स पे जब ये फॉल होंगी तो यहां पर ये डिस्पर्शन सफर करेंगी। डिस्पर्शन सफर करने का मतलब है कि जो भी ये रेन ड्रॉप्स आएंगी, ये वाटर ड्रॉप्स इनके लिए मतलब वैसे तो वाइट लाइट है ये, लेकिन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उसमें क्या होगा, ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा डेविएट हो जाएगा और रेड कलर थोड़ा कम डेविएट होगा। मतलब ये ब्लू कलर होगा और ये रेड कलर होगा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम देख भी सकते हैं आप। नाउ यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, अब यहां सामने वाली सरफेस पे कुछ पार्ट हो सकता है बाहर निकल जाए, बिल्कुल कुछ पार्ट बाहर निकल सकता है, लेकिन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस भी आ सकता है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। यहां पर होगा ये एक्चुअली टीआईआर नहीं है, दिस इज नॉट टीआईआर, दिस इज नॉट टीआईआर, ये टीआईआर नहीं है, दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर आ सकता है और कुछ बाहर भी निकल सकता है। मतलब जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता ही होता है, वो यहां पर भी होगा कुछ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये पार्शियली रिफ्लेक्ट जो रेज आई हैं, तो रेड कलर अलग आएगा और ब्लू कलर अलग आएगा। फिर यहां पर फॉल होगा तो ये रेड कलर और ब्लू कलर फिर से डेविएट होगा, और ये डेविएट होके कुछ ऐसे करके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ऐसे करके,
और ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा। हाँ, अब ये अगर देखेंगे तो ये जो रेड कलर निकलेगा और ये जो ब्लू कलर निकलेगा, तो ये जो ओरिजिनल रेज थी उनसे अलग अलग एंगल पे निकलेगा, मतलब ये अलग अलग एंगल पे निकलेगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है करीब करीब मतलब जहां पर भी सन प्रेजेंट है वहां से जो ये एंगल फॉर्म होता है अप्रॉक्सीमेटली इसका एंगल फॉर्म होता है करीब 40 डिग्री ब्लू कलर का और रेड का 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, जो ऑब्जर्वर है यहाँ जमीन पे, तो जमीन पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा, ये ऑब्जर्वर जो जमीन पे है उसको लगेगा कि ये रेड कलर करीब करीब हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे आ रहा है ब्लू कलर उससे ज्यादा एंगल पे आ रहा है। रेड कलर अगर कुछ 40 प्लस थीटा डिग्री पे आ रहा है तो ये 42 प्लस थीटा डिग्री पे आ रहा है। तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा एंगल है, मतलब जितने एंगल पे आपको रेड कलर दिखाई देगा उससे ज्यादा थोड़े से 2 डिग्री एंगल पे आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। मतलब आपकी आंखों को जो लगेगा, सॉरी ये एंगल छोटा है, ये 40 प्लस 40 ये 40 प्लस थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, तो ये 40 माइनस थीटा, सॉरी हाँ, ये अगर थीटा है अगर ये हॉरिजॉन्टल से, तो ये 40 माइनस थीटा और ये 42 प्लस थीटा, 42 माइनस थीटा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा एंगल है तो ये 42 माइनस थीटा। मतलब आपको रेड कलर ज्यादा एंगल पे दिखाई देगा और ब्लू कलर आपको कम एंगल पे दिखाई देगा। तो आपको यहां जो नजर आएगा रेनबो, तो यहां देखेंगे आप तो आपको ब्लू कलर थोड़ा नीचे दिखाई देगा और रेड कलर ऊपर दिखाई देगा। तो ये जो रेनबो होता है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। ये आपको प्राइमरी रेनबो इस तरीके से दिखाई देगा कि आप देखेंगे दूर होराइजन पे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा और उससे थोड़ा ऊपर रेड कलर दिखाई देगा, 2 डिग्री ऊपर रेड कलर, बीच में फिर और कलर भी हो सकते हैं, येलोइश कलर भी दिख सकता है आपको। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो, ये जो है हमारा दिस इज प्राइमरी रेनबो। फिर इसके अलावा जो फॉर्म हो सकता है वो है सेकेंडरी रेनबो। बहुत मुश्किल से नजर आता है सेकेंडरी रेनबो, काफी मतलब रेयर होता है सेकेंडरी रेनबो दिखना, और टर्शरी रेनबो और ज्यादा रेयर होता है। तो ये तो था प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो तब फॉर्म होता है जब एक सिंगल पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ हो, सिंगल पार्शियल रिफ्लेक्शन में प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब आपको 2 पार्शियल रिफ्लेक्शन के बाद भी हो सकता है रेज आपकी आंखों में एंटर कर जाएं। जैसे ये सन रेज आ रही हैं ऑलमोस्ट हॉराइजन के पैरेलल है, फॉर एग्जांपल यहाँ एंटर करी है व्हाइट लाइट, तो यहाँ पर ये डिस्पर्शन सफर करेगा, तो डिस्पर्शन सफर करेगा तो रेड कलर और ब्लू कलर थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा और रेड कलर ब्लू कलर ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, रेड कलर कम होगा। फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पर ये एक रिफ्लेक्शन हो गया, फिर दूसरा पार्शियल रिफ्लेक्शन ऐसे करके होगा, और फिर यहाँ पर से ये रे बाहर निकलेंगी, ये ब्लू और ये रेड, और ये दूसरे पार्शियल रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बाहर निकलेगी और ये वाली रे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बाहर निकलेगी। लेकिन ये दोनों सेम एंगल पे बाहर नहीं निकलेंगे, अलग अलग एंगल पे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है ब्लू कलर का, ये करीब करीब 53 डिग्री आता है और ये रेड कलर का 50 डिग्री आता है। मतलब इस बार ज्यादा एंगल पे दिखेगा ब्लू कलर और कम एंगल पे दिखेगा रेड कलर। तो ये जो है दिस इज सेकेंडरी रेनबो, इसको बोला जाता है सेकेंडरी रेनबो। तो अगर आप देखें तो कभी कोशिश करें अगर देखने की, तो प्राइमरी रेनबो के थोड़ा सा ऊपर आपको सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा। प्राइमरी रेनबो में आपको पहले दिखाई देगा ब्लू कलर और फिर येलो फिर रेड। सेकेंडरी रेनबो में आप देखेंगे तो पहले दिखेगा आपको रेड कलर और फिर येलो फिर ब्लू। तो मतलब क्योंकि रेड कलर देखेंगे यहाँ तो रेड कलर करीब करीब 50 डिग्री पे दिख रहा है और ब्लू कलर उससे ज्यादा एंगल पे दिख रहा है, तो जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी रेनबो पे। तो फिर टर्शियरी रेनबो भी हो सकता है। टर्शियरी रेनबो में क्या होगा, 3 बार पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो होना इज वेरी वेरी रेयर, बहुत ज्यादा रेयर होता है टर्शियरी रेनबो फॉर्म होना। तो दिस इज द मेथड
बाय विच रेनबोज आर फॉर्म्ड। नाउ इसके अलावा जो अगला कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर में लाइट की। तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट उनसे टकरा के स्कैटर कर सकती है। लेकिन स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग तभी होती है जब जो पार्टिकल का साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल इज अराउंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जो हमारी विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें पता है कि ऑन द एवरेज 5000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर के अराउंड, मतलब 0.35 माइक्रोमीटर से लेके 0.75 माइक्रोमीटर तक। तो जब जिन पार्टिकल्स का साइज इस ऑर्डर का होता है माइक्रोमीटर, अगर वो मिलीमीटर के ऑर्डर का हो गया तो भी वो ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करेंगे, और अगर वो नैनोमीटर की रेंज का हो गया तो भी ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करेंगे। तो ज्यादा स्कैटर करना मतलब फैलाना लाइट को, मतलब लाइट के कलर्स को अलग अलग कर देना, जैसे डिस्पर्शन होता है उसी तरीके से। लेकिन डिस्पर्शन तो एक मीडियम के द्वारा होता है, यहां स्कैटरिंग जो है वो पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो वो फिर स्कैटरिंग सफर करती है। तो स्कैटरिंग भी सिमिलर टू डिस्पर्शन बट नॉट एग्जैक्टली डिस्पर्शन, थोड़ा अलग है डिस्पर्शन से। तो डिस्पर्शन तो क्या है कि अलग अलग लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो तब हम उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। यहां पर स्कैटरिंग होती है अगर लाइट इंटरैक्ट करती है विद द पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर का साइज हो, तो फिर लाइट स्कैटर होती है। तो स्कैटरिंग से हमको बहुत सारे फिनोमेना नजर आते हैं, जैसे कि दिन के टाइम में स्काई हमें ब्लू दिखता है। स्काई ब्लू दिखता है क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है, ये अगर हमारे अर्थ है उसके आसपास ऐसे एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो दिन के टाइम में जो सन होता है वो ओवरहेड होता है। सन ओवरहेड होता है मतलब सन से आने वाली रेस को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और शाम या सुबह के टाइम में सन से आने वाली रेस को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। सन से आने वाली रेस को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सुबह या शाम के टाइम में। तो इससे फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है कि एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग कॉज करने वाले पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो यहां पर ज्यादा स्कैटरिंग हो नहीं पाती। और दूसरा जो स्कैटरिंग होती है, तो जो रेले स्कैटरिंग है, तो रेले स्कैटरिंग मतलब जो जिन्होंने पहले ऑब्जर्व किया इसको, तो रेले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो अगर लैम्डा मतलब जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है वो लैम्डा से छोटा है, अगर इफ ए इज मच लेस देन लैम्डा, तो साइज ऑफ द पार्टिकल अगर लैम्डा से काफी छोटा है तो रेले स्कैटरिंग होती है, एंड तब 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक तरीके से जो लैम्डा ऑफ रेड है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, आपको पता होगा। तो रेड कलर ज्यादा स्कैटर कर जाएगा वायलेट कलर से, एक तरीके से सॉरी वायलेट कलर, क्योंकि तो रेले स्कैटरिंग ऑफ रेड विल बी लेस देन रेले स्कैटरिंग ऑफ वायलेट। हाँ, तो वायलेट ज्यादा स्कैटर करेगा रेड के मुकाबले। तो यहां पर क्या होता है, जब दिन का टाइम होता है तो रेड उतना ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाता है, और वायलेट और ब्लू ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपैरेटिवली। तो ज्यादा स्कैटर, वो इतना स्कैटर करते हैं कि वो हमारी आंखों को मतलब वो हमारी आंखों को सेंसिटिव हो जाते हैं, और रेड कलर इतना स्कैटर नहीं कर पाता है। लेकिन शाम के टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना पड़ता है तो अभी भी वॉयलेट कलर ज्यादा स्कैटर करेगा, लेकिन वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाता है। बहुत ज्यादा स्कैटर करने से वो फैल जाता है, ज्यादा फैलने से वो हमारी आंखों पे कम गिरता है कंपैरेटिवली। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रंग में आप पानी मिला देते हैं, अगर आप ज्यादा पानी मिला देंगे तो वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। तो यहां पर स्कैटरिंग ज्यादा होने से, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होने से भी कलर गायब हो जाएगा, और बहुत कम स्कैटरिंग होगी तो भी कलर हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो दिन के टाइम में क्या होता है, रेड कलर
बहुत मतलब उतना स्कैटर नहीं कर पाता, और वॉयलेट कलर इतना स्कैटर करता है, वॉयलेट और ब्लू कलर, कि हमें हमारी आंखों को वो सेंसिटिव होता है दिन के टाइम में। शाम के टाइम में वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर कर जाता है, और रेड कलर उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं करता, रेड कलर उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है। तो वो बस इतना स्कैटर करता है कि शाम के टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो रेड कलर दिन के मुकाबले ज़्यादा स्कैटर करता है, लेकिन वॉयलेट कलर से कम स्कैटर करता है। और वॉयलेट इतना ज़्यादा स्कैटर कर जाता है कि वो वॉयलेट या ब्लू की वो हमको नज़र नहीं आता, और रेड कलर इतना स्कैटर करता है कि वो हमको नज़र आता है। इसलिए सुबह या शाम के टाइम हमारी आंखों को जो स्काई है वो ग्रीनिश सॉरी रेडिश या येलोइश या ऑरेंजिश टिंज में नज़र आता है, वो इस वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। और स्कैटरिंग की वजह से कुछ और फिनोमिना भी हैं, तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, आपको उसमें मिलेगा, वो फिनोमिनाज मिलेंगे, और आप चाहें तो फिर मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं किसका कि ये क्लाउड्स वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं, वो भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़िए उसके लिए, थोड़े और फिनोमिनाज को समझने के लिए इसके, ठीक है। नाउ इसके बाद जो अगला फिनोमिना है वो है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है शायद ये, या दिया भी होगा, तो वो है मिराज फॉर्मेशन। मिराज, तो मिराज फॉर्मेशन के पीछे जो फिनोमिना इन्वॉल्व है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिराज फॉर्मेशन जो होता है वो यूजुअली ठंडी गर्म जगह पे होता है। मिराज फॉर्मेशन जो होता है वार्म प्लेसेस पे होता है, रेगिस्तान के अराउंड यूजुअली, या फिर बहुत गर्मी अगर हो रही हो तो मिराज, रोड पे भी हमको मिराज दिखते हैं बहुत बार। तो मिराज क्या होता है, रियल लाइफ में अगर कभी ऑब्जर्व किया हो आपने, तो गर्मी अगर है बहुत ज़्यादा और आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो आपको देखते हैं दूर से, तो आपको कहीं कहीं पर दिखता है कि दूर से कोई ट्रक आ रहा है और ट्रक के नीचे पानी गिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक का रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पर, तो हमको ऐसा फील होता है जैसे कि जहां पर वो ट्रक है उस जगह ट्रक के नीचे पानी गिरा हुआ है, ऐसा फील आता है हमको। क्यों ऐसा इसलिए आता है क्योंकि ट्रक की हमें रिफ्लेक्शन दिख रही होती है वहां पे, मतलब ऐसा लगता है कि ट्रक के नीचे से भी ट्रक है करके। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वहां पानी गिरा हो या वहां ग्लास रखा हो। ऑब्वियसली मिरर तो रखा नहीं हो सकता, तो हमारे दिमाग को लगता है कि वहां पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो हमें वहां पानी नहीं दिखता है। तो ऐसा ही रेगिस्तान में भी दिखता है कि रेगिस्तान में बहुत दूर से आप देखें कोई पेड़ है अगर, तो ऐसा लगता है देखने से कि उस पेड़ की इमेज नीचे बन रही है। तो नीचे इमेज तभी बन सकती है जब पेड़ के नीचे पानी हो, तो एक तरीके से एक धोखा हो जाता है, एक्चुअली में वहां पानी नहीं होता है। तो मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है जरा समझें। तो इमेजिन करिए इस तरीके से एक पेड़ है, इस तरीके से एक पेड़ है और बहुत गर्मी है। तो मिराज फॉर्मेशन के लिए एक तो वेदर हॉट होना चाहिए और दूसरा हवा नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, नो विंड, विंड नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हवा नहीं चलनी चाहिए। तो उस केस में फिर मिराज फॉर्मेशन हो सकता है। तो कैसे होता है मिराज फॉर्मेशन ज़रा समझें। तो हवा अगर नहीं चल रही है तो फिर यहाँ क्या होता है, हवा में पॉकेट्स फॉर्म हो जाएंगे एयर के, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हो रही है। तो ज़मीन के पास की हवा सबसे गर्म होती है, क्योंकि सनरेज आके सबसे पहले ज़मीन को गर्म करती है, क्योंकि सनरेज एयर पार्टिकल से नहीं टकराते ज़्यादा, क्योंकि एयर काफ़ी एक तरीके से डेंस नहीं होती है। तो जो फोटॉन्स हैं लाइट के, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, वो एयर से नहीं टकराते हैं, वो ज़मीन से टकराते हैं और ज़मीन को सबसे पहले गर्म करते हैं। तो ज़मीन फिर हवा को गर्म करती है। तो सबसे गर्म हवा जो होती है वो ज़मीन के पास की हवा होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से एयर पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से, और ये ऊपर जाते जाते ये टेम्परेचर कम होता जाता है, ज़मीन के पास की हवा ज़्यादा गर्म होती है। एक तरीके से ये एयर पॉकेट जो फॉर्म हुए, तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर जो ऊपर जा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो म्यू बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ठंडी हवा होगी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा डेंस होगी वो हवा। अब यहाँ पर से कोई रेज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये पेड़ के अब यहाँ कहीं हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई यहाँ कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जर्वर को ये रे डायरेक्टली तो मिल रही है, लेकिन इसकी कुछ रेज ऐसे करके जा सकती हैं नीचे की तरफ को। तो ये जो नीचे की तरफ को रेज जाएंगी फॉर एग्जांपल, तो ये रे ट्रैवल करेंगी डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर अगर ट्रैवल करती हैं रे, तो TIR का रिस्क होता है
और डेंसर से रेयर जाते हुए रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होते जाती है। तो ये यहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये इससे ज़्यादा एंगल फॉर्म हो जाएगा, फिर इससे और ज़्यादा एंगल फॉर्म हो जाएगा, फिर इससे और ज़्यादा एंगल फॉर्म हो जाएगा, फिर इससे और ज़्यादा एंगल फॉर्म हो जाएगा। और अगर इतना ज़्यादा एंगल हो गया कि ये एंगल इन दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा हो गया अगर ये एंगल, कि दिस थीटा इज ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल ऑफ दीज टू मीडियम। ध्यान देंगे, दिस मीडियम इज डेंसर एंड दिस इज रेयर। डेंसर से रेयर जाते हुए TIR हो सकता है, रेयर से डेंसर जाते हुए TIR नहीं होता, बट डेंसर से रेयर जाते हुए TIR हो सकता है। तो यहां पर ये TIR सफर करेगी रे, और TIR सफर करेगी तो ये रे इधर को ट्रैवल करेगी इस तरीके से। तो एक बार TIR हो गया, फिर उसके बाद TIR का कोई रिस्क नहीं है, तो फिर ये रे ऐसे ट्रैवल कर सकती है, थोड़ा सा शिफ्ट होगी लेकिन अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये फिर हमारी आंखों पे गिर सकती है। तो ये हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये रे जो है वो यहां से आ रही है, यहां से आते हुए लग रही है, मतलब हमको एक तरीके से इसकी इमेज दिखाई देगी, इस पेड़ की इमेज दिखाई देगी नीचे। तो हमको ऐसा लगेगा ये पेड़ हमें डायरेक्टली दिख भी रहा होगा, जो रेज उससे आ रही होंगी डायरेक्टली वो भी दिख रही होंगी, लेकिन थोड़ा मैं नीचे देख रहा हूंगा तो फिर मुझे वो पेड़ जमीन के अंदर भी नजर आ रहा होगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पानी गिरा हो, मतलब हमारा दिमाग ये बोलता है कि ऐसा तभी हो सकता है, एक पेड़ की इमेज आपको तभी नजर आ सकती है जब पानी गिरा हो। तो यहाँ पर दिमाग, क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में बहुत प्यास भी लग रही है आपको, तो फिर आपके दिमाग में पानी पानी चल रहा है, तो दिमाग ये बोलता है कि यहाँ पानी है, फिर आप भाग के यहाँ जाएंगे तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, मतलब कोई पानी नहीं होगा यहाँ। और ये जो फिनोमिना हो रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, इसी का एक दूसरा कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एंटी मिराज और लूमिंग। लूमिंग इसी का जस्ट उल्टा कंसेप्ट है। तो लूमिंग जो होती है वो होती है ठंडे इलाकों में, एंटी मिराज या लूमिंग बोलते हैं उसको, लूमिंग या एंटी मिराज। तो लूमिंग जो होती है ये होती है ठंडे इलाकों में, और इससे एक फिनोमिना जो पैदा होता है इसको घोस्ट शिप भी बोला जाता है। ऐसा मतलब जो ठंडे इलाकों में जब देखा गया है बहुत बार, तो घोस्ट शिप का फिनोमिना देखा गया है काफी बार। तो क्या है ये फिनोमिना जरा समझें। तो इमेजिन करिए बहुत ठंडा इलाका है, तो वहां शिप है आपकी कोई, तो ये शिप है, तो ये शिप से अब ठंडे इलाके में क्या होगा कि जो हवा होगी, जो पानी के पास की हवा होगी वो ज़्यादा ठंडी होगी और ऊपर की हवा गर्म होती है। जितना पानी के पास की हवा होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि पानी हवा से ज़्यादा ठंडा है। फॉर एग्जांपल पानी जमा हुआ है काफ़ी, तो पानी के पास की हवा ज़्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ पर भी पॉकेट्स फॉर्म हो जाती हैं एयर की, और पानी ज़्यादा ठंडा है हवा से, तो पानी के पास की हवा ज़्यादा ठंडी होती है और ऊपर की हवा गर्म होती जाती है। तो यहाँ ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो म्यू कम हो रहा है ऊपर जाते जाते। मतलब नीचे का मीडियम डेंसर है और ऊपर का मीडियम रेयरर है एक तरीके से। तो जस्ट उल्टा केस है यहाँ। तो यहाँ पर फिर ये शिप आपके समुद्र में है और ये एयर पॉकेट्स फॉर्म हो गई हैं। यहाँ शोर के पास में हमारा ये ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल जो भी ऑब्जर्वर है ये शोर पे है, तो ये इस शिप को देखेगा, बिल्कुल देखेगा, शिप दिखेगी इसको, लेकिन जो रेज शिप से ऊपर की तरफ को जा रही होंगी, ऐसे करके ऊपर की तरफ को जो जा रही होंगी, ये डेंसर से रेयर मीडियम में, सॉरी ये ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होने लगेंगी रे। तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर शिफ्ट होने लगेगी, और अगर इतना ज्यादा एंगल हो गया कि दो एयर पॉकेट्स के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, जिस जगह ये थीटा ग्रेटर देन IC हो गया, तो वहां पर ये रे TIR सफर कर जाएगी, और TIR सफर करके फिर ये नीचे की तरफ को जाने लगेगी। तो हमारे ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रेज यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, मतलब ये शिप एक तरीके से हमें ऐसे उल्टी दिखाई देगी, ये शिप जो है हमें उल्टी दिखाई देगी, हमारे ऑब्जर्वर को लगेगा कि शिप उल्टी है ऐसे करके। तो ये इसको बोला जाता है घोस्ट शिप, मतलब ऑब्जर्वर को ये शिप तो दिखाई देगी, साथ ही साथ ये उल्टी शिप भी दिखाई देगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूमिंग और घोस्ट शिप। तो मिराज और लूमिंग ये दोनों फिनोमिना जो हैं, दीज आर फिनोमिना ऑफ क्या TIR का कंसेप्ट है इनमें इन्वॉल्व। ठीक है नाउ, तो एक लास्ट कंसेप्ट इसमें कर लें जरा, वो है
फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड एक तरीका है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है जिससे कि हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ज़रा देखें क्या है ये तरीका। इस तरीके में एक ऑप्टिकल बेंच यूज़ होती है। ऑप्टिकल बेंच एक सिस्टम होता है, ऐसे बेंच होती है, उसमें मूवेबल स्टैंड होते हैं और उन स्टैंड को आप अलग अलग जगह पे फिक्स कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच कभी आपने देखी हो, अगर कॉलेज वगैरह में देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच में क्या करते हैं, एक मूवेबल स्टैंड में लेंस रखते हैं। तो ये लेंस होता है जो कि मूवेबल स्टैंड में है, मतलब इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर। एक फिक्स स्टैंड में रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, यूजुअली वो कैंडल होती है। कैंडल की जो मतलब फ्लेम है वो काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती है, फ्लेम क्योंकि रेस पैदा कर रही है। तो उसको एक फिक्स्ड उसमें रखते हैं, फिक्स्ड स्टैंड में, और सामने एक स्क्रीन रखते हैं और स्क्रीन भी फिक्स्ड होती है। मतलब ये जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर रही है ये स्क्रीन। ये ऑब्जेक्ट भी फिक्स्ड है, ये ऑब्जेक्ट भी फिक्स्ड है, लेकिन ये लेंस जो है वो मूवेबल है। तो फिर लेंस को आप मूव करा सकते हैं। नाउ लेंस की कुछ फोकल लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल f, ये इसकी कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट होगी h, ये अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, फॉर एग्जांपल l, ये मतलब इन दोनों मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी होगी कुछ l। नाउ यहाँ पर ये जो लेंस है इसको एक पोजीशन में शिफ्ट करते हैं हम x1 सच दैट कि इसकी शार्प इमेज यहां स्क्रीन पे फॉर्म हो सके। स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होने के लिए, स्क्रीन पे अगर शार्प इमेज फॉर्म होनी है तो शार्प इमेज दिखेगी कैसे हमको कैसे पता चलेगा इमेज शार्प है। एक्चुअली ये स्क्रीन पे रियल इमेज फॉर्म होगी इसकी, और अगर वो धुंधली दिख रही है हमको तो मतलब अच्छे से इमेज फॉर्म नहीं हुई है, और बिल्कुल क्लियर दिख रही है तो मतलब वो शार्प इमेज है। तो अगर इमेज इस स्क्रीन से पहले या बाद में फॉर्म हो जाए, मैं इसको जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए इसको प्रिंसिपल एक्सेस को यहां पर ले रहा हूं। हाँ, तो अगर ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, वो अगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, अगर वो इसके ऑब्जेक्ट की जो इमेज है अगर वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रही है तो मतलब एग्जैक्टली वो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। अगर इससे पहले या इसके बाद में इमेज फॉर्म होगी तो फिर वो हमें धुंधली दिखाई देगी। तो इसको हम शिफ्ट करते हैं सच दैट ये x1 बिल्कुल पास में है, जैसे फिर यहां लाए तो ये इमेज यहां फॉर्म हुई, तो बिल्कुल शार्प इमेज फॉर्म हुई। तो शार्प इमेज अगर फॉर्म हुई है तो ये कुछ इमेज फॉर्म हुई, फॉर एग्जाम्पल ये दूरी x1 होगी तो ये l-x1 होगी, फिर या इसको x ले लेता हूं फिलहाल, तो ये l-x हो जाएगा। तो इसके लिए अगर एग्जैक्टली यहां इमेज फॉर्म हो रही है तो इसको लेंस फॉर्मूला सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी 1/v, v की जगह आएगा l-x, u की जगह आएगा -x, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा x इंटू l-x, न्यूमरेटर में आएगा x प्लस l-x इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर से हो जाएगा fl इज इक्वल टू xl माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस lx माइनस fl इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे अगर, तो यहां पर ये दो वैल्यूज x की आ सकती हैं यहां पर, x1 x2। तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये एक्चुअली सोल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ ये जो रूट के अंदर है इसको देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, तो वो l स्क्वायर माइनस 4fl है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो फिर इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब हो जाएगा l इज इक्वल टू 4f। मतलब l अगर 4f हुआ, मतलब ये डिस्टेंस अगर 4f के बराबर हुआ तो फिर एक ही सोल्यूशन आ रहा है इस इक्वेशन का, और तब इसकी वैल्यू आ जाएगी l/2। x की वैल्यू l/2, मतलब बीचों बीच जब लेंस होगा तभी इमेज फॉर्म होगी। तो इस केस में केवल वन सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो फिर उस केस में दो सोल्यूशन आएंगे। तो दो सोल्यूशन x1 और x2 हैं फॉर एग्जांपल हमारे। और अगर d लेस देन 0 है, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा l शुड बी ग्रेटर देन 4f। और अगर d लेस देन 0 है, मतलब l इज लेस देन 4f,
तो उस केस में हमारे कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन आ जाएंगे एक तरीके से वहां पर। इफ एल इज लेस देन 4f, अगर एल 4f से छोटा है तो उस केस में जीरो सोल्यूशन होंगे। मतलब अगर ये दूरी 4f से कम है तो फिर हमें किसी भी पोजीशन के लिए शार्प इमेज नहीं मिलेगी, किसी भी पोजीशन के लिए शार्प इमेज नहीं मिल पाएगी। अगर ये दूरी जो है वो लेस देन 4f है, अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज लेस देन 4f है, तो फिर हमें किसी भी पोजीशन ऑफ लेंस के लिए हमें शार्प इमेज नहीं मिल पाएगी। अगर ये दूरी एग्जैक्टली 4f के बराबर है तो केवल एक पोजीशन, जब लेंस एग्जैक्टली बीचों बीच होगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के, तब हमें शार्प इमेज मिल पाएगी। एंड अगर ये दूरी 4f से ज्यादा है तो फिर उस केस में हमको लेंस की दो पोजीशन के लिए हमें इमेज मिल सकती है, लेंस की 2 पोजीशंस के लिए हमें इमेज मिल सकती है अगर ये 4f से ज्यादा है तो यहां पर वही वाला केस हम लेते हैं जब 4f से ज्यादा हो, तो ये L काफी बड़ा रखा जाता है, मतलब 4f से ठीक ठाक बड़ा रखा जाता है कि हमें दो पोजीशन के लिए इमेज मिले। तो दो पोजीशन, एक x1 के लिए मिलेगा और एक x2 के लिए मिलेगा, दो पोजीशन के लिए हमें एक तरीके से इमेज मिलेगी। अब ये अगर x1 है और ये अगर x2 है तो आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये x2 होगा तब ये x1 होगा। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से x1 है तो स्क्रीन की दूरी x2 होगी, और उल्टे केस में ऑब्जेक्ट की दूरी x2 होगी तो इमेज की दूरी तब x1 होगी। तो ये दो केसेस हमको मिलेंगे। तो ये इनके बीच की दूरी है, फॉर एग्जांपल स्मॉल d। ये जो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं कि हमें यहां से शिफ्ट करना शुरू किया हमने, एक पोजीशन के लिए हमें शार्प इमेज मिल गई, ये नोट कर ली, फिर उसके बाद और शिफ्ट किया, फिर से शार्प इमेज मिली, तो ये गैप d है। तो d जो हो जाएगा इट विल बी x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 जो बड़ा नंबर है वो है -l प्लस रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस 4fl। तो मैं अगर अलग से लिखूं यहां, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, जो d की वैल्यू आएगी x2 आएगा -l प्लस रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस 4fl डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ -l माइनस रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस 4fl डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर से क्या होगा कि ये l और l कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 l स्क्वायर माइनस 4fl अपॉन 2। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर कर दूंगा तो d स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस 4fl, तो f विल बी इक्वल टू l स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4l। तो ये आ जाएगी फोकल लेंथ की वैल्यू, वेयर l इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एंड d इज व्हाट, d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस फॉर 2 पोजीशन। तो ये आ जाएगा हमारा f विल कम इक्वल टू l स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4l। तो इस तरीके से हम ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं अगर हमें l पता है, अगर हमें l पता है तो हम, और f पता है हमको, सॉरी l और d पता है हमको, तो हम l और d अगर हमको पता है तो हम वहां से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज इसमें एक कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है अगर पहले केस में हाइट ऑफ द इमेज आया h1 और दूसरे केस में हाइट ऑफ द इमेज आया h2, फॉर एग्जांपल दोनों केसेस में कुछ हाइट ऑफ द इमेज आएगा और ऑब्जेक्ट की हाइट है ho, तो फिर h1 अपॉन ho इट विल बी इक्वल टू x2 अपॉन x1 एंड h2 अपॉन ho विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2। तो दोनों को डिवाइड करूंगा अगर, तो h1 अपॉन ho विल बी इक्वल टू ho अपॉन h2। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी, तो ho का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h1 h2, तो ho विल बी इक्वल टू रूट h1 h2।
तो ये कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत रेयरली। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड में पहले केस में अगर h1 हाइट है इमेज की और डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही दूसरे इमेज h2 हाइट की फॉर्म हो रही है, तो फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी वो होगी √h1h2। तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि कभी कभी इस पर अगर क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है, वो रेयरली, बहुत रेयरली, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज अगर h1 है, हाइट ऑफ सेकंड इमेज अगर h2 है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी √h1h2। ठीक है, चलिए, थैंक यू।